वेलकम मेरे बच्चों। हिंदी बहुशिला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय यूपीपी का फ्री कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें हम लोग चैप्टरों को क्रमशः पढ़ते हुए उपसर्ग और प्रत्यय पर आए हुए हैं। पिछली क्लास में आप देखे होंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, उनके लक्षण हैं, ठीक है, उनकी पहचान है, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अब आते हैं, एक एक इंडिविजुअल को लेके चलेंगे। अब केवल उपसर्ग की चर्चा करेंगे, तदुपरांत हम प्रत्यय की चर्चा करेंगे। आते मेरे बच्चों, हम लोग उपसर्ग की बात करते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो उपसर्ग उपसर्ग किसे कहते हैं, तो पिछली क्लास में भी समझाया हूं, फिर से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि मूल शब्द के आदि में, आदि मतलब प्रारंभ में, मूल शब्द के आदि में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ से भिन्न अर्थ का नया शब्द, मूल शब्द के आदि में, मूल शब्द के आदि में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ से भिन्न अर्थ का नया शब्द निर्मित करने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। इसकी चर्चा हम पिछली क्लास में किए हैं मेरे बच्चों, डिटेल में आप लोगों से हमने चर्चा भी किया है, इसका विवरण भी आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। फिर भी मैंने यहां पर लिख दिया कि मूल शब्द के आदि में जुड़ करके मूल शब्द के अर्थ से भिन्न अर्थ का नया शब्द निर्मित करने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। आपको हमने उदाहरण भी दिया था कि जैसे हमारे पास मूल शब्द था वहां पर योग, अब इस योग के आगे हमने लगाया था तो प्रयोग हुआ था, आपको याद होगा, वियोग हो गया, आयोग हो गया, सुयोग हो गया, समयोग हो गया, अभियोग हो गया, उपयोग हो गया, कुयोग हो गया, दुर्योग हो गया। अगर आप गौर से यहां पर देखेंगे तो एक ही शब्द से हम अनेकों शब्द, नए अर्थ के अनेकों शब्द का निर्माण कर लेते हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग जो है शब्द निर्माण की एक सशक्त विधा है मेरे बच्चों, ठीक है, जिसमें हम अभी उपसर्ग की बात कर रहे हैं। उपसर्ग के उदाहरण आपके सामने मैंने रख दिया। अब चलते हैं, क्योंकि इस पर हम लोगों की पिछली क्लास हो चुकी है और अच्छे से हुई है, अतः यहां पर हम आते हैं। अब उसका अगला स्टेप, उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद, तो मेरे बच्चों उपसर्ग के कुल 3 भेद होते हैं। उपसर्ग के 3 भेद हैं। पहला, संस्कृत का उपसर्ग। दूसरा, हिंदी का उपसर्ग।
तथा तीसरा विदेशी उपसर्ग। ये तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक बच्चे ने वो कमेंट किया था कि सर कुल उपसर्ग तो 22 माने गए हैं और आप अपने वीडियो में बताए हजारों उपसर्ग होते हैं। तो यहां पर मैं जिक्र कर दूं कि मेरे बच्चों ये 22 उपसर्ग हिंदी में संस्कृत से आए हुए हैं, उनकी संख्या 22 है। ये नहीं कि हिंदी के सभी उपसर्गों की संख्या 22 है, ऐसा नहीं मेरे बच्चों। वे उपसर्ग जो संस्कृत के हैं और हिंदी में आ गए हैं, हिंदी में उनका उपयोग होता है, उनकी संख्या 22 है। संस्कृत के उन 22 उपसर्गों को जब हिंदी ने अडॉप्ट किया तो हिंदी में संस्कृत के उपसर्गों की कुल संख्या 22 मानी गई है। याद रखिएगा, ये 22 है संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में देखेंगे तो पहले के मानक में 14 थे, जबकि वास्तव में ये 14 ही नहीं है, सैकड़ों है उपसर्ग, पर मानक में हमारे 14 माने गए। विदेशी उपसर्गों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है मेरे बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि विदेशी उपसर्गों की संख्या निर्धारित नहीं है। अब हमने आपसे कहा था कि हजारों उपसर्ग हैं, तो देखो मेरे बच्चों, संस्कृत के तो 22 मान लिए, हिंदी के 14 मान लिए। अब अगर विदेशी देखेंगे तो विदेशी भाषा हमारे हिंदी में कितनी है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो फारसी, तुर्की, अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, जापानी, डच, जर्मन, तमाम देशों की जो भाषा है उनकी शब्दावली हमारे हिंदी में समाहित है। तो इनके भी जो उपसर्ग होंगे वे भी तो उपसर्ग के ही कोटि में माने जाएंगे। ये बात अलग है कि भाई उनकी संख्या निर्धारित नहीं है, पर व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो हजारों उपसर्ग, क्योंकि विविध भाषाओं के शब्द जो आए हैं वे अपने साथ उपसर्ग भी लेकर के आए हैं। अब अगर सवाल आपसे किया जाए पर्टिकुलर कि हिंदी भाषा में कुल संस्कृत उपसर्गों की संख्या बताइए, तब तो आप 22 बताएंगे। कुल उपसर्ग तो पूछ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो विदेशी उपसर्ग है वो मानक में नहीं है। अतः मानक में 2 की ही संख्या दिख रही है, संस्कृत के उपसर्ग 22, हिंदी के उपसर्ग 14। अतः आप इन्हीं पर चर्चा कर सकते हैं, इन्हीं पर प्रश्न कर सकते हैं, यही आपका उत्तर होगा। अब सवाल आता है कि मेरे बच्चों हम जाने कैसे कि ये संस्कृत का उपसर्ग है, ये हिंदी का उपसर्ग है और ये विदेशी उपसर्ग है। इसको जानने का तरीका क्या है, कैसे हम निर्धारित करेंगे? तो उसके लिए मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, मूल शब्द पर आपको ध्यान देना होगा। हम यहां पर लिख दे रहे हैं, उन्हें आप उतार लीजिएगा। देखिए, पहला है कि यदि मूल शब्द तत्सम का है तो उसमें जुड़ने वाला उपसर्ग संस्कृत का
उपसर्ग कहलाएगा। ये पहला है। यदि मूल शब्द हमारा तत्सम का है, देखिए तत्सम का है तो संस्कृत का उपसर्ग कहलाएगा। दूसरा, यदि मूल शब्द देशज या तद्भव, देशज या तद्भव का है तो उसमें जुड़ने वाला उपसर्ग हिंदी का उपसर्ग होगा। तीसरा है यहां पर, यदि मूल शब्द विदेशी किसी भाषा का है तो उसमें जुड़ने वाला उपसर्ग विदेशी कहलाएगा। ये तीनों आपके सामने हैं मेरे बच्चों। कैसे समझेंगे? तो हमको समझने के लिए सबसे पहले कहां जाना होगा? मूल शब्द पर। ठीक है, तो अगर हमारा मूल शब्द तत्सम है तो संस्कृत का, मूल शब्द तद्भव है या देशज तो हिंदी का, और मूल शब्द विदेशी है या विदेशज है तो विदेशी विदेशी उपसर्ग कहलाएगा। ये आपके जानने का लक्षण है मेरे बच्चों, जो आपके सामने उद्धृत किया हूं। तो संस्कृत के उपसर्ग आपके 22 हैं, हिंदी के उपसर्ग आपके 14 हैं, विदेशी उपसर्ग आपके अनगिनत हैं। इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक बच्चों, अब जैसे हम आपके सामने उदाहरण रख रहे हैं, अब आप इनको देखिए। अगर हमने यहां पर लगाया कुकर्म तो क्या कहलाएगा? क्योंकि कर्म क्या है? तत्सम है, अतः ये जो कु लगा है उपसर्ग, ये संस्कृत का उपसर्ग कहलाएगा। और अगर हमने यहीं पर लिख दिया कुकर्मी, अब देखिए तद्भव हो गया, कर्म को कर्मी कर दिया, कुकर्मी हो गया, यहां पर वो बना दिया, कर्तृवाच्य बना दिया। ठीक है, तो अब यहां पर जो तद्भव है, मूल शब्द तद्भव है, अतः यही कु यहां पर जो संस्कृत का कहलाएगा वही कु यहां पर हिंदी का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां मूल शब्द तत्सम है और यहां मूल शब्द तद्भव है। ठीक है, उसी तरह से अगर यहां पर आएंगे तो यहां पर जैसे विदेशी उपसर्ग में हमने लिख दिया बेलज्ज। अब यहां थोड़ी सी समस्या आ जाएगी मेरे बच्चों, अब इसे क्या कहें? बेहया होता तब तो स्पष्ट है कि भाई विदेशी उपसर्ग है।
बेपरवाह होता तो भी विदेशी उपसर्ग है। बेइंतहा होता तो भी विदेशी उपसर्ग है। बेशर्म होता तो भी विदेशी उपसर्ग है, क्योंकि सारे के सारे मूल शब्द क्या है, अरबी फारसी के। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो बेलज्ज अगर मैं कर दिया तो लज्ज क्या हो गया, लज्जा का लज्ज तद्भव हो गया, यानी हिंदी से कोरिलेट कर गया ये। और बे जो है ये विदेशी हो गया, अतः हम इस शब्द को क्या कहेंगे, संकर। ये संकर के कोट में आएगा, ठीक है, ये उपसर्ग के कोट में नहीं आएगा। इसी तरह से हम बेलज्ज तो हो गया, तो संकर बन गया। हम ला इलाज, लापरवाह, लावारिस, ये विदेशी उपसर्ग में आएंगे। सब इंस्पेक्टर, सब कांस्टेबल, तो सब लगा दिए, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। तो तमाम आप देख रहे हैं कि संस्कृत, अरे फारसी, तुर्की, अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, जापानी, डच, जर्मन, तमाम विदेशी भाषाओं के शब्द अपने उपसर्गों को लेकर के आए हुए हैं। यदि हमारा मूल शब्द विदेशज होगा तो उसमें लगने वाला जो उपसर्ग होगा उसे हम विदेशी उपसर्ग के नाम से जानेंगे। अब आपको संग्रह करने की आवश्यकता है मेरे बच्चों, जिसमें से कि 22 ये हैं और 14 ये हैं। इनकी कोई गिनती नहीं है मेरे बच्चों, अतः जितना ज्यादा हो सके उतना इनका भी संग्रह कर लीजिएगा। संग्रह करने का कुछ हम आपको तरीका बता रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सुविधा हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिखा, एक पेज तैयार कर दिया मैं अपना, एक जगह लिख दिया क्रम, ऊपर लिख दिया हमने संस्कृत के उपसर्ग, ये हो गया हमारा क्रम। तदुपरांत यहां पर लिख दिए उपसर्ग, ये हमारा उपसर्ग हो गया। यहां लिख दिया उपसर्ग का संदर्भ या अर्थ, यानी किस अर्थ में ये उपसर्ग शब्द का निर्माण करेगा, और यहां हमने लिख दिए उदाहरण। इस तरह से एक आप सूची तैयार कर ले। अब जैसे मैंने यहां लिखा नंबर 1 में हमने लिखा प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का मतलब होता है अधिक, यहां हमने अधिक भी लिख दिया। अब प्र उपसर्ग से जो भी शब्द बनेगा उस शब्द में आधिक्य का बोध ही होगा। जैसे प्रबल, प्रताप, प्रकार, आदि आदि आदि। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे नंबर 2 हमने यहां दे दिया, यहां लिख दिया मैंने अ माने क्या होगा, रहित या बिना, रहित या बिना। जैसे यहां हो गया अमल, अरूप, अवर्ण। ठीक है, अब ये रहित का ही बोध देगा। आगे चलते हैं, तीसरा हमने यहां लिखा आ माने संपूर्ण, ये संपूर्ण का बोध कराएगा। जैसे आरक्षण, आजीवन, समुद्र, उत। चौथा हमने दिया आपको उत। उत माने ऊपर या श्रेष्ठ, दो भाव बनाएगा ये, ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे हमने यहां लिखा उन्नति,
अब यहाँ कह सकते हैं कि सर यहाँ तो उत है और यहाँ आप उन लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो मेरे बच्चे ये संधि है, उत प्लस नति क्या हो जाएगा? उन्नति। उत्मुख यानी उन्मुख, उन्मुख। उत्थान, अब यहां पर आपका आ जाएगा उत्कर्ष। ये सारे के सारे आप उत से बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मान लो आगे आ गए, हमने यहां लिखा सम। सम माने अच्छा या सामने, दोनों होगा। अच्छा या सामने या सम्मुख। अब आप यहां पर लिख सकते हैं सम्मान, सम्मोहन, सम्मुख। ध्यान दीजिएगा, जितने मूल शब्द हम लगा रहे हैं सारे के सारे मूल शब्द आपको तत्सम के मिलेंगे। अब इसी को हम ऐसे आपको 22 का संग्रह करना है। ये 22 के 22 आपके किताबों में, आपके गाइड में, आपके प्रैक्टिस सेट में उपलब्ध हैं, अतः उस पर समय ना लगाया जाए। उनका संग्रह आप कर लीजिएगा एक बार केवल। इस विधान से अगर आपने संग्रह कर लिया, यार 22 है, 14 वो है, 25-30 तो विदेशी हैं, सब मिलाकर के आपका ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट भाई 1 घंटा मान लेते हैं, 1 घंटे का वर्क है। अगर आप इस सिस्टम से मेरे बच्चों 22, 14 और 15, 20, 25, 50 जो भी आप संग्रह कर सके, वो विदेशी का संग्रह अगर आप कर ले रहे हैं, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं उपसर्ग से संबंधित कोई भी दिक्कत परीक्षा में आपके सम्मुख उपस्थित नहीं होगी। ठीक है। अब इसी तरह से आप हिंदी का भी आप बना सकते हैं। जैसे हिंदी में अगर हम चले, यहां हमने हिंदी का बनाया, हमने यहां पर हिंदी का बनाया जैसे कु, कु माने बुरा, तो हो गया कुठार, कुचाली, कुकर्मी। हमने यहां लिखा अध, अध माने आधा, अध पका, अध कचरा, अध कही, अध सुनी, अध रात, अध गाई। तमाम आप इस तरह से हिंदी का बना लीजिएगा। विदेशी उपसर्ग में आप आएंगे तो उनको भी इसी क्रम से आप बना सकते हैं। जैसे हमने यहां लिखा ला, ठीक, तो ला की मीनिंग क्या होगी? कह रहित, रामा, ला माने रहित। अब क्या होगा? तो लावारिस, लापता, ला इलाज, लाजवाब, ये हो जाएंगे। हमने यहां लिखा दिया हम माने साथ, साथ साथ भी कह सकते हैं आप, ठीक। हम सफर, हम जोली, हम वतन, हम राज, हम रूप, आप यहां बना लीजिए। आपने लगाया यहां पर बद, बद माने बुरा, बदहाल, बदसूरत, बदबू, बदरूप, इनसे आप बनाने चलिए। अगर हमने यहां पर लिख दिया खुश, खुश माने अच्छा, खुशबू, खुशहाल, खुशमुख, खुश मिजाज,
तो खुद से आप बना डालिए जितना भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। गर, गर माने भी रहित होगा। गर इरादतन है ना, बिना इरादा के। अब गैर हो जाएगा तो भी आएगा, जैसे गैर हाजिर, गैर मुनासिब, तो वहां से भी आप बना लीजिए। तो इनके भी जो भी आप 30-40 उपसर्ग संग्रह कर सकते हो, सब आपकी किताबों में है, उनका भी संग्रह कर लीजिए मेरे बच्चों। फिर उपसर्ग से संबंधित आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत आएगी सिर्फ एक जगह, वो कहां? जो उपसर्ग संधियों के द्वारा अपने वर्तनी में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपसे सवाल अगर मान लो एक कर देता है कि भैया उद्योग, उद्योग में कौन सा उपसर्ग है, और आपको विकल्प दे दिया ये उद, उत, उद्य, कोई नहीं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उत, ठीक है, क्योंकि त का द में परिवर्तन हो जाता है। संधि आप पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि प्रथमाक्षर प्लस घोष बराबर तृतीयाक्षर, एक नियम है। तो देखिए उत में क्या है? त है, त प्रथमाक्षर है, इसके बाद द इधर आ गया है तो ये द घोष है, ठीक है ना। सॉरी, द नहीं है यार, यह है, त है, इसके बाद यह आ गया, उत प्लस योग। तो इस त का य के घोष आने के कारण, ये घोष है, त का य के घोष हो जाने के कारण त का परिवर्तन द में हो जाएगा, और द प्लस य मिल करके द्य बन जाएंगे। इसी तरह से मान लो आपसे पूछ दिया अन्वय, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अब आपको विकल्प दिया ये अन, अनु, अन्व, सभी, या कोई नहीं। अब इसमें आप किसको लगाएंगे? क्योंकि यहां भी वर्तनी का परिवर्तन है, तो ध्यान से अगर आप यण संधि पढ़े होंगे तो यण संधि साफ साफ बोलेगी कि भैया यहां पर अनु, ये इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि यणाक्षर है यहां पर, ऊ का व में परिवर्तन हो गया, न आधा हो गया, तो यण संधि यहां पर है, यण संधि के कारण इसमें अनु का रूप परिवर्तन हुआ, अतः इसका विसर्ग क्या, अरे उपसर्ग क्या बनेगा? अनु। इस तरह से थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है संधि से रिलेटेड जो पद होंगे, अरे सॉरी शब्द, पद तो प्रत्यय बनाएगा, ठीक है ना। अब उनको थोड़ा सा अगर आप संग्रह कर लेंगे, जो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर इस तरह से संग्रह कर लेंगे तो आपके सामने डाउट भी आएंगे, जब डाउट आएंगे तो आप उस पर इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ उत है तो यहाँ उन्नति हो गया, उन्मुख हो गया, तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है यार कि यहाँ त है, यहाँ न कैसे हो गया। अगर आपकी संधि क्लियर होगी तो आप इसको भी क्लियर कर लोगे, ठीक बच्चों। तो अब हम क्लास को यहां विराम दे रहे हैं। उपसर्ग के चैप्टर को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, उनके लक्षण भी बता दिए हैं,
और एग्जाम्पल्स को संग्रह करने का तरीका भी बता दिए। गारंटी भी ले रहा हूं कि अगर इस तरीके से आपने संग्रह कर लिया तो आपके उपसर्ग से संबंधित कोई प्रश्न आपको परेशान नहीं कर सकता। ठीक मेरे बच्चों, तो अब मैं क्लास को विराम दे रहा हूं और आपसे सहयोग की अपेक्षा रख रहा हूं। यदि आप इच्छुक हैं और आपको जायज लगे, मुनासिब हो, तो बेटा इस चैनल के प्रचार प्रसार में सहयोग करें। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बच्चों।